प्यारे बच्चों, आज हम लोग अध्याय 2 के आंकिक प्रश्नों को यहाँ पर हल करेंगे। तो इसमें जो पहला प्रश्न है 2.1 5 × 10⁻8 कूलाम तथा -3 × 10⁻8 कूलाम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा? अनंत पर विभव शून्य लीजिए। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमने बताया था आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले जो चीजें दी गई हैं उनको आप लोग नोट कर लें और उससे संबंधित अगर फिगर है कुछ तो उसको फिगर बना लें और क्या चीज निकालनी है उस पर फोकस करें, फिर उससे संबंधित सूत्र का प्रयोग करके हम वो चीज निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो चीज दी गई है इसमें दो आवेश हैं। 2.1 जो हमारा है इसमें दो आवेश हैं। तो पहला आवेश जो हमारा 5 × 10⁻8 कूलाम तथा दूसरा आवेश जो हमारा है -3 × 10⁻8 कूलाम है तथा ये दोनों आवेश कितनी दूरी पर हैं? एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। ठीक, तो इसमें इसका एक फिगर बना लेते हैं कि जो दोनों आवेश हैं एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित हैं। तो ये हमारे दो बिंदु हो गए ए और बी। ए पर हमारा जो आवेश है वो कितना है? 5 × 10⁻8 कूलाम है ए पर, और बी पर जो हमारा आवेश है वो कितना है? -3 × 10⁻8 कूलाम है। ये दोनों बिंदुओं पर आवेश रखे गए हैं और ये एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, अर्थात इनके बीच की दूरी कितनी है? 16 सेंटीमीटर है। ठीक, अब पूछा जा रहा है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव हमारा शून्य होगा। तो इसमें सबसे पहले जब भी दो विपरीत आवेश हों, जैसे यहाँ पर ये धन आवेश है 5 × 10⁻8 कूलाम और ये -3 × 10⁻8 कूलाम ये ऋण आवेश है, तो दोनों को मिलाने वाली रेखा के बीच में कोई ना कोई एक बिंदु ऐसा मिलेगा जहां पर हमारा वैद्युत विभव शून्य होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना ए तथा बी के बीच में ए से x दूरी पर विभव शून्य होगा, ये हम मान लेते हैं। तो यहां से a से x दूरी हमने कहा, तो यहां पर वो बिंदु हम मान लेते हैं a से x दूरी पर कोई एक बिंदु ले लें जिसको हम O कहेंगे, O या कुछ भी ले लें। a से x दूरी पर ये बिंदु हो गया। अगर a से x दूरी पर है तो ये 16 है, तो यहां से ये दूरी कितनी बचेगी? 16 - x। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमने क्या मान लिया? विभव शून्य होगा। ठीक, तो अब यहां पर दोनों आवेश ए पर जो आवेश है और बी पर जो आवेश है, दोनों आवेश यहां पर विभव में बनाएंगे और दोनों का जो योग होगा वो कितना आएगा? शून्य। तो फिर हमको वो दूरी x वाली दूरी मिल जाएगी। ठीक है, तो बिंदु O पर यहां पर लिखेंगे ए पर जो आवेश है तो ये कितना विभव बनाएगा? विभव का हमारा फार्मूला जो होता है, किसी भी आवेश के कारण तो 1/4πε0 × Q/r, ये फार्मूला हम लोग जानते हैं विभव का। तो हमको क्या क्या पता होना चाहिए किसी भी आवेश के कारण विभव निकालने के लिए? वो आवेश कितना है और उस आवेश से उस बिंदु की दूरी कितनी है जहां पर हमको विभव ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो हमको दोनों चीजें पता है, ये आवेश पता है। तो यहां पर जो हमारा V1 आवेश मान लेते हैं, तो 5 × 10⁻8 कूलाम के कारण विभव,
तो जिसको हम V1 कह देते हैं, मान लेते हैं V1 बराबर यहां पर 1/4πε0 तो हमारा ही है। Q क्या होगा, ये इतना होगा 5 × 10⁻⁸ कूलम। R कितना है, दूरी, तो यहां से एक से इस बिंदु की दूरी x है। ठीक, इसी तरह से ये इस आवेश कारण विभव आ गया। अब -3 × 10⁻8 कूलम के कारण विभव हमारा क्या आ जाएगा, जिसको हम कहेंगे V2 कह लेते हैं। तो आवेश कितना है 1/4πε0 तो आएगा ही। ये आवेश कितना, -3 × 10⁻8 कूलम बटे दूरी कितनी है, इस बिंदु से O की दूरी कितनी है 16 - x, ये हमारा हो गया 16 - x हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर माइनस सहित हमने बताया था जब विभव के केस में यहाँ पर चिन्ह भी रखेंगे, आवेश का चिन्ह भी रखेंगे। अब दोनों विभव का जो योग है, यहाँ पर दोनों अपना अपना विभव बना रहे हैं, तो हमने क्या माना, दोनों विभव का योग जो है ये क्या हो जाएगा 0। अतः तो चूंकि O पर विभव क्या है, शून्य माना है, शून्य है, अतः V1 प्लस V2 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ मान रख देते हैं V1 और V2 का 1/4πε0, और ये दोनों में चूंकि है इसलिए इसको कॉमन कर लेते हैं। अच्छा, रख देते हैं पहले मान 5 × 10⁻8, कंफ्यूजन ना हो कोई, x प्लस 1/4πε0, और V2 कितना है -3 × 10⁻8 बटे 16 - x, और ये किसके बराबर है 0 के बराबर। अब यहाँ पर चूंकि देख सकते हैं यहाँ माइनस है और ये प्लस है, तो ये प्लस और माइनस हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं माइनस। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर जो चीजें कॉमन हो उसको निकाल लेते हैं। तो कॉमन क्या क्या है यहाँ पर 1/4πε0 तो कॉमन है ही है, साथ साथ 10⁻8 भी यहाँ पर क्या है कॉमन है। तो 10⁻8 बटे 4πε0 क्या बचा, यहाँ से 5/x बचा, माइनस यहाँ से देख सकते हैं 3/16 - x बचा, और ये बराबर 0। तो चूंकि इधर 0 है तो ये इसको इधर ले जाएंगे, तो ये ऊपर और ये नीचे, और चूंकि 0 से इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा चीज क्या हो गई 0 हो गई। इधर जाने पे चूंकि गुणा होगा या भाग होगा तो 0 से ये क्या हो गया 0 हो गया। तो हमारा क्या बचा, अब यहाँ पर इसको हल कर देते हैं, क्या बचा 5/x - 3/16 - x बराबर 0। ठीक बच्चों, तो इसका जो एलसीएम होगा x × 16 - x, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 16 - x -3 × इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3x आ जाएगा बराबर 0। तो ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ तिरछा गुणा होगा तो 0 से 0 हो जाएगा पूरा। और क्या बचा यहाँ पर, अब इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 बचे 80, 80 माइनस 5x माइनस 3x पहले से बराबर 0, तो 80 माइनस 8x बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे, देख 8x इधर हो जाएगा, फिर 8 से डिवाइड कर देंगे, 80/8 क्या हो गया 10 सेंटीमीटर। तो ये पहला आंसर आ गया बच्चों हमारा कि क्या हो गया 10 सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया। कहां से आया, अब x जहां पे चूंकि ये x का मान है तो जो धन आवेश हमारा है 5 × 10⁻8 कूलाम से 10 सेंटीमीटर दूरी पर मिला हमको। ये आंसर में ये पूरा लिखा जाता है कि किस आवेश से कितनी दूरी पर हमारा विभव शून्य मिला है। तो क्या लिखेंगे 5 × 10⁻8 कूलाम से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक बच्चों, तो इसको आप लोग नोट कर ले। लेकिन अभी इसमें एक आंसर और आएगा, वो क्यों आता है उसको हम अभी बताते हैं। तो पहले ये चीज आप लोग नोट कर लें, फिर हम लोग उसके आगे की चीज डिस्कस करते हैं। बच्चों इससे पहले जो आंसर था पहला वाला कि ए से, ए का अर्थ है 5 × 10⁻8 कूलाम से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ कहीं बिंदु ओ था जहां पर हमको क्या मिला है विभव शून्य मिला है। लेकिन इसमें
आंसर या क्वेश्चन जो है इस तरह से नहीं पूछा गया है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में किस बिंदु पर विभव शून्य होगा। ठीक है, अगर बीच में पूछा जाए तो हमारा एक ही आंसर होगा, लेकिन अगर इस तरह से पूछा गया दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर शून्य विभव कहां पर होगा, तो दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा में दो बिंदु आ जाते हैं। एक तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में वो बिंदु होगा, दूसरा बिंदु इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है या इन दोनों बिंदुओं के बाहर एक बिंदु और मिलेगा जहां पर हमारा विभव शून्य होगा। ठीक है बच्चों, और क्यों होगा वो चीज भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और एक ही साइड मिलेगा शून्य विभव, चाहे ए के इधर हो चाहे बी के इधर हो, दोनों तरफ शून्य विभव की स्थिति हमको नहीं मिलेगी। इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, तो ये समझ में आ जाएगा और बहुत आसान है। बस आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अब हम पहले चेक करेंगे कि इधर ए के इधर शून्य विभव वाली स्थिति मिलेगी कि बी के इधर शून्य विभव वाली स्थिति मिलेगी। तो ये कैसे हम चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जो विभव का फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/R। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले ये फार्मूले पे हम ध्यान देंगे। तो ये विभव कब बढ़ता है और कब घटता है, क्योंकि विभव किस पे निर्भर करता है, Q पे निर्भर करता है और R पे निर्भर करता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो V प्रोपोर्शनल Q होता है और V इनवर्सली प्रोपोर्शनल R होता है। अर्थात Q बढ़ेगा तो V बढ़ेगा और R बढ़ेगा तो V घटेगा और R घटेगा तो V बढ़ेगा। ठीक, तो अब हम यहाँ आ जाते हैं। अब A के इधर मान लेते हैं एक बिंदु कहीं पर P पर करके। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेंगे यहाँ पर शून्य विभव की स्थिति मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है। तो पहली चीज, अब यहाँ पर ये दोनों यानी ये वाला आवेश भी विभव बनाएगा और ये वाला आवेश भी विभव बनाएगा। तो किसका विभव कितना बनेगा लगभग हम यहाँ देख लेते हैं। तो ये वाला आवेश यहाँ पर विभव बनाएगा, ये वाली दूरी अब यहाँ देख लें, अगर ये दूरी x है, ये कितना था 16 यानी 16 सेंटीमीटर था ये। ठीक है बच्चों, और ये मान लेते हैं x। ठीक है, तो यहां से A से इसकी दूरी कितनी है, दोनों आवेशों को देखेंगे तो पहले तो 5×10⁸ कूलाम के कारण हम देखेंगे इसका जो विभव यहाँ पर बनेगा वो कितना बनेगा अप्रॉक्सीमेटली। तो एक पर यहाँ पर जो आवेश है ये क्या है, इसकी तुलना में ये आवेश क्या है, ज्यादा है, 5 है यहाँ पर, 10⁸ तो सेम है और यहाँ पर 3 है। तो कौन सा आवेश ज्यादा है, ये 5 वाला ज्यादा है बच्चों। तो इसका विभव अभी आवेश के कारण जो विभव बनेगा किसका ज्यादा बनेगा, ये 5 वाले का यहाँ विभव ज्यादा बनेगा कि 3 वाले का बनेगा। अभी केवल आवेश कारण देखेंगे तो जो आवेश जिसका ज्यादा होगा उसका विभव क्या होगा, ज्यादा होगा। तो किसका विभव ज्यादा होगा, 5 वाले का ज्यादा यहाँ पर विभव होगा। ठीक है, और 3 वाले का कम होगा। ठीक, अगर 5 वाले का यहाँ पर 100 बन रहा है तो 3 वाले का हम मान लेते हैं 60 बन रहा है। ठीक है, तो किसका विभव ज्यादा हुआ, इसका ज्यादा हुआ, और ये प्लस में बनेगा और ये माइनस में बनेगा। अब दूसरी देख लेते हैं R के कारण क्या प्रभाव पड़ेगा दोनों पर। तो R के कारण अगर देखें, R मतलब दूरी, तो इसके इस वाले आवेश से ये वाली दूरी क्या है, कम है। ठीक है बच्चों, तो चूंकि ये दूरी कम है तो विभव क्या होगा, ज्यादा बनेगा इसका, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और B से यानी 3 वाले आवेश से ये दूरी क्या ज्यादा है, अगर दूरी ज्यादा है तो इसका विभव क्या बनेगा, कम बनेगा। तो मान लेते हैं इसका विभव R के कारण यहाँ ज्यादा बनेगा और यहाँ पर इसके कारण कम बनेगा। तो R के कारण मान लेते हैं अगर 50 बना तो इसके कारण क्या बनेगा, 30 ही बनेगा, -30। समझ पा रहे हैं क्यों, क्योंकि ये दूरी क्या है, ज्यादा है, और दूरी ज्यादा है तो ये वाला विभव क्या होगा, कम बनेगा यहाँ पर, और ये दूरी कम है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। अब अगर हम टोटल देखेंगे तो 150 ये बना और ये कितना बना, 90 बना माइनस में। तो क्या इधर कभी जीरो विभव वाली स्थिति बनेगी, क्योंकि ये आवेश तो ज्यादा है ही है।
और दूरी भी यहाँ पर कम है, हमेशा चाहे जहां पर इधर जाएंगे तो ये दूरी हमेशा इस आवेश से कम रहेगी और इस आवेश से ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो कभी भी इसके कारण जो कुल विभव बना है और इसके कारण कुल विभव जो बन रहा है, दोनों के कारण जो कुल विभव बनेगा वो जीरो नहीं हो पाएगा बच्चों। इसी तरह से अगर हम इधर आ जाएं, मान लेते हैं ये Q है कोई बिंदु Q, तो Q पर देखेंगे तो Q पर विभव आवेश के कारण यहां देखेंगे -3 है। अब यही चीज अगर हम यहां करें, x दूरी अगर हम इधर ले लें, x दूरी जब इधर ले लेंगे तो इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव, चूंकि ये आवेश ज्यादा है तो यहाँ पर विभव हमने मान लिया 100 + 100 बन रहा है आवेश के कारण, और माइनस जो है ये -60 बना रहा है, -3 वाला। अभी केवल आवेश कारण देख रहे हैं, लेकिन दूरी जब देखेंगे तो इससे ये वाले बिंदु की दूरी क्या है बच्चों, ज्यादा है। समझ पा रहे हैं ना, ये वाली आवेश से ये दूरी ज्यादा है, तो इस ज्यादा दूरी होने के कारण इसका विभव क्या बनेगा, कम बनेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसका कम बनेगा, अर्थात अगर हम इसको मान ले 30, ठीक है, +30, लेकिन इस बिंदु से इसकी दूरी क्या है, कम है, तो इसके कारण ये विभव क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। तो इसको मान लेते हैं 50, ठीक है, -50। अब समझ पा रहे होंगे। तो अब देख सकते हैं ये टोटल 130 बना और ये कितना बना, -110 बना। ठीक है, अब यहां पर मान लेते हैं 0 नहीं हुआ, तो और थोड़ा सा पास में आ जाएंगे तो ये वाली चीज बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि आवेश तो बदल नहीं रहा, ये तो इतना ही बनेगा, 100 और 60 ही बनेगा। लेकिन जब दूरी चेंज होगी तो कम दूरी के कारण ये और विभव बना लेगा और ये दूरी थोड़ा सा ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, कम विभव बनेगा। तो इस तरह से हमको जो जीरो विभव वाली संभावना है वो किधर बनेगी, बी की तरफ बनेगी। समझ पा रहे हैं ना, जिधर ऋण आवेश, ये आवेश जिधर कम होगा, आवेश का परिमाण जिधर कम होगा उसी की साइड, ये चीज याद रखिएगा आसानी के लिए, अगर आपको नहीं समझ में आया तो उसी के पास जीरो विभव वाली स्थिति बनेगी। अगर ये वाला आवेश कम होता और ये वाला ज्यादा होता तो हमको जीरो विभव वाली स्थिति इधर मिलती। समझ पाए ना, तो जिधर आवेश का परिमाण कम होगा उसी के पास शून्य विभव वाली स्थिति बनेगी। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो अब यहां पर हम मान लेंगे, तो अब आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को रिपीट करके एक बार और देख लें। तो यहाँ इधर तो हमको 0 मिलेगा नहीं, हम मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु P है जहां पर हमको शून्य विभव वाली स्थिति मिल जाती है। ठीक है, तो माना बिंदु P पर विभव शून्य होगा। ठीक है, अगर विभव शून्य होगा तो अब हमको पता है दोनों के कारण विभव निकालेंगे, तो 5 × 10⁸ कूलाम के कारण विभव मान लेते हैं V1 बराबर, अब यहाँ पर 1/4πε0 अभी हम लोगों ने किया, यहाँ पर मान रखेंगे 5 × 10⁸ बटे, अब यहाँ से इस बिंदु से इसकी दूरी कितनी है, 16, तो ये है ये प्लस x, 16 + x, ये हो गया। अब इसी तरह से -3 × 10⁸ कूलाम के कारण विभव, इसको हम कहेंगे V2, तो 1/4πε0 गुणे -3 × 10⁸ बटे x, ये दूरी कितनी x, तो चूंकि V1 + V2 हमने माना क्या है, 0 है, जैसे अभी पिछली बार किया था। तो अब यहाँ पर हम डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं, दोनों मान रखेंगे। अब जैसे हम लोगों ने किया था अभी इसके पहले, 1/4πε0 कॉमन है, इसमें 10⁸ कॉमन है, तो डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, 10⁸ कॉमन ले चुके हैं, तो क्या बचा, 5/16 + x। अब V2 में ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये माइनस हमने कहा यहाँ आ जाएगा, तो -3 बटे कितना बचा, x, ये हो गया, बराबर क्या हो गया, 0। तो 0 है तो ये इधर गुणा होगा, 0 हो जाएगा, ये नीचे जाएगा तो भाग, तो भी 0 हो जाएगा, तो क्या बचा,
5/16 प्लस एक्स माइनस 3/x बराबर 0। एलसीएम ले ले यहाँ पर 16 प्लस एक्स इंटू एक्स, अब ये आ जाएगा 5x माइनस 3 इंटू 16 प्लस एक्स बराबर 0। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पर हल कर देते हैं इसको। अब यहाँ आ जाएगा ये 5x माइनस 16 3 48, अब ये माइनस 3x बराबर, अब ये इधर हो जाएगा 0 हो जाएगा, नीचे तिरछा गुणा करेंगे तो 0 बराबर 0। तो 5x माइनस 3x क्या हो जाएगा 2x माइनस 48 बराबर 0। तो ये हो गया 2x बराबर 48, तो x बराबर क्या हो जाएगा 48/2। तो ये क्या हो गया 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर ये आंसर कहां से आया है? ये बच्चों आया है बी से। बी से कितनी दूरी पर? ये 24 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, बी का मतलब कौन से आवेश से? -3 × 10⁸ कूलम वाले आवेश से। ठीक, लेकिन जो आंसर आप देखेंगे तो उसमें कितना दिया है 40 यानी 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर वो आंसर कहां से दिया है 5 × 10⁸ कूलम वाले आवेश से। इसीलिए आवेश को वहां पर मेंशन करना अनिवार्य है। तो अगर 5 × 10⁸ कूलम वाले से देखेंगे तो 16 प्लस 24 कितना हो जाएगा 40। समझ पाए ना? तो यहां पर आंसर अगर लिखना है आपको तो क्या लिखेंगे 5 × 10⁸ कूलम आवेश से, इस तरह से पूरा आंसर लिखा जाता है 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो अगर 24 सेंटीमीटर भी आप लिख देते हैं तो भी वो आंसर सही होगा, क्योंकि 24 सेंटीमीटर फिर वहां लिखेंगे -3 × 10⁸ कूलम से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर। क्योंकि आंसर आपके में 10 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर दिया है, इसीलिए हमने बता दिया कि ये आंसर कैसे आया। तो अब आप लोग इसको नोट कर लें। अब ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग इसके बाद अगला प्रश्न करते हैं। बच्चों जो अगला प्रश्न है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश है। षटभुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एक समषटभुज बनाया गया है। ए बी सी डी ई एफ 6 भुजाएं हैं, बराबर भुजाएं। तो इसमें इसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर दी है और हर एक शीर्ष पर कितना आवेश दिया गया 5 माइक्रोकूलम। तो 5 माइक्रोकूलम को पहले हम लोग कूलम बदलेंगे, ये हमने बताया था कि कैसे बदला जाता है। तो 5 माइक्रोकूलम को 5 × 10⁻6 कूलम लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर को 10 × 10⁻2 मीटर बराबर 10⁻1 मीटर भी लिख सकते हैं। ये दोनों चीजें हम लोग बदल लेंगे। इसके बाद अब कह रहा है कि इसके केंद्र पर विभव परिकलित करना है। तो चूंकि यहाँ पर 6 आवेश हैं तो आवेश का परिमाण तो हमको पता है, साथ ही साथ विभव परिकलित करने के लिए किसी बिंदु पर उस बिंदु से उस आवेश की दूरी पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चूंकि ये समषटभुज है, उसके किसी भी जो शीर्ष है इसका, ठीक है, तो उससे उसके केंद्र की दूरी भी उसकी भुजा के बराबर ही होती है। ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो ये वाली दूरी भी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, किसी भी आवेश से, ये किसी भी आवेश से ये इस बिंदु अर्थात इसके केंद्र की दूरी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर ही होगी बच्चों। ठीक है, तो अगर आवेश पता है और उसके केंद्र की दूरी पता है तो हर एक आवेश के कारण यहाँ विभव निकालेंगे और सभी को जोड़ देंगे। तो किसी भी आवेश से समषटभुज के केंद्र की दूरी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर होगी। तो किसी एक आवेश के कारण विभव केंद्र पर
विभव क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा V इक्वल टू 1/4 इंटू क्यू। क्यू कितना है 5 × 10⁻⁶ कूलाम बटे आर कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो इसको हमने मीटर में बदला है तो 10⁻1 मीटर। ठीक, तो ये इसका मान हो जाएगा 9 × 10⁹ 1/4 का 10⁻1 ऊपर जाएगा 10⁻1 हो जाएगा, तो इसमें जब गुणा करेंगे तो 5 × 10⁻5 हो जाएगा, और जब 5 × 10⁻5 हो जाएगा तो 10⁹ और 10⁻5, तो 9 में से 5 गया 4, तो 9 × 45 × 10⁻4, ये हो गया V। ठीक है बच्चों, तो लेकिन ये किसी एक आवेश के कारण विभव आया है। अब हम लोग चूंकि यहाँ पर 6 आवेश हैं तो यही चीज 6 बार करेंगे, तो 6 बार करने से अच्छा है तो हम क्या करते हैं इसमें 6 का गुणा कर देते हैं, तो सभी 6 आवेशों के कारण जो विभव आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6V। ये हो जाएगा 6 × 45 × 10⁻4, तो ये हो जाएगा 6 × 5 30 और 6 × 4 24 3 27 270 × 10⁻4, और इसको स्टैंडर्ड रूप में जब लिखेंगे बच्चों तो 2 अंक दशमलव इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 2.7 × 10⁻6। ये क्या हो जाएगा, विभव निकाल रहे हैं तो इसको क्या है, इसका मतलब है वोल्ट, ये कुल विभव आ गया V टोटल, तो ये कुल विभव हमारा आंसर क्या आएगा 2.7 × 10⁻6 वोल्ट। यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, तो ये बहुत आसान सा न्यूमेरिकल था, इसको आप लोग नोट कर लें। ठीक, इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। इसमें जो अगला प्रश्न है हमारा 2.3 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित दो बिंदुओं A एवं B पर दो आवेश 2 माइक्रोकूलाम तथा -2 माइक्रोकूलाम रखे हैं। A निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। B इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है। ठीक बच्चों, तो इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसका फिगर यहाँ पर बनाया गया है। A और B ये दो बिंदु हैं, A पर +2 माइक्रोकूलाम का आवेश है, B पर -2 माइक्रोकूलाम का आवेश है, और दोनों एक दूसरे से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। अब कह रहा है कि निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान करना है, केवल हमको इसमें क्वेश्चन नहीं लगाना है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है। तो समविभव पृष्ठ, सबसे पहले ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऐसा पृष्ठ जिसके हर एक बिंदु का विभव क्या हो, बराबर हो, उसी को क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ। तो यहाँ पर वो पृष्ठ हमको कैसे मिलेगा, तो जब भी दो बराबर और विपरीत आवेश हों, ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या है, बराबर और विपरीत आवेश है, तो उनको मिलाने वाली जो रेखा है उसके मध्य बिंदु पर ही विभव हमारा शून्य होगा। जैसे यहाँ पर क्या O, यहाँ पर एक बिंदु O ले लेते हैं, कितनी सेंटीमीटर पे, यहाँ से इसके बीचों बीच जो बिंदु होगा 3-3 सेंटीमीटर मिलेगा। तो चूंकि हमारा फार्मूला क्या होता है 1/4 Q/r होता है, तो आवेश तो हमारे दोनों बराबर ही हैं। दूरी अगर बराबर हो गई r अगर बराबर हो गया दोनों आवेशों से, तो ये प्लस और ये माइनस, तो दोनों बराबर विभव, और किंतु क्या बनाएंगे, विपरीत विभव बनाएंगे, ये प्लस बनाएगा और ये माइनस बनाएगा, तो क्या हो जाए, 0 हो जाएगा। तो इस बिंदु पर हमारा क्या हो गया, विभव 0 हो गया। इसी तरह से अगर और सारे बिंदु 0 विभव वाले मिल जाते हैं, उनको जब मिला देंगे तो हमारा जो सरफेस बनेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, 0 पोटेंशियल वाला सरफेस। ठीक है, तो इसी तरह से अब एक बिंदु हमको मिल गया 0 विभव वाला, यहाँ पर आ जाए, ये केवल इसी लाइन पे चलेंगे, इसको जो मध्य बिंदु है इससे पास करने वाली जो लाइन है वहां पर देखते हैं। यहां पर अगर कोई बिंदु लेते हैं तो आवेश तो बराबर है ही है, तो इसकी कोई चिंता नहीं करनी है। ये यहां से ये दूरी क्या हो जाएगी, ये भी बराबर हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी। इसी तरह नहीं, ऊपर और चले जाएं तो यहाँ से ये दूरी दोनों क्या हो, दोनों आवेशों से दूरी बराबर हो गई, तो भी क्या हो गया, विभव शून्य हो गया। और ऊपर चले जाएंगे तो भी 0 विभव मिलेगा। नीचे की तरफ आएंगे तो दोनों आवेशों से बराबर दूरी होगी, और नीचे आ जाएंगे दोनों आवेशों से बराबर दूरी होगी, तो ये सभी दूरियां क्या होंगी, बराबर होंगी।
तो जहां 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 भी बराबर दूरी दोनों आवेशों से रहेगी वहां वहां विभव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसी तरह से ये सरफेस बनेगा पूरा, लाइन ही नहीं, यानी ये जो पृष्ठ बनेगा, पृष्ठ, ठीक है, इस पर कहीं भी, इस पर इसके किसी भी बिंदु पर देखेंगे दोनों आवेशों की दूरियां क्या होगी, बराबर होंगी। तो ये इसी क्वेश्चन के लिए ये नहीं है, कोई भी क्वेश्चन जिसमें दो बराबर और विपरीत आवेश हो उसमें सेम आंसर होगा कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के लंबवत जो पृष्ठ होगा, ठीक है, वहीं पर विभव क्या होगा, शून्य होगा। तो यहां पर आंसर क्या लिखेंगे, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर तथा इसके लंबवत खींचे गए पृष्ठ को ही खींचा गया पृष्ठ ही समविभव पृष्ठ होगा, क्योंकि हर एक बिंदु पर उस पृष्ठ के हर एक बिंदु पर विभव शून्य है और बराबर है, समविभव पृष्ठ होगा। यही आंसर हमारा इसमें लिखा जाएगा। अब ये हमारा पार्ट ए का आंसर है, और जो हमारा पार्ट बी का आंसर होगा, पार्ट बी का आंसर क्या है, पार्ट बी में पूछा गया है। तो ये जो पृष्ठ होगा, यहां से ऐसे कुछ बना देते हैं हम, ये जो पृष्ठ होगा ये इसके लंबवत और इस बिंदु से गुजरने वाला मध्य बिंदु से, इस तरह से ये पृष्ठ समझिए बनाया गया इस तरह से। तो अगर आपको याद हो, ये बताया गया था कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या होगी, समविभव पृष्ठ के लंबवत होगी। तो अगर ये समविभव पृष्ठ इस तरह से है तो इसके किसी भी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी इसके लंबवत होगी, अर्थात ये इस तरफ होगी, और ये प्लस से माइनस की तरफ, अर्थात विद्युत क्षेत्र हमारा क्या होगा, इस तरफ होगा। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको बहुत आसानी से ये चीज समझ में आ जाएगी। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, समविभव पृष्ठ के लंबवत होगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा, पृष्ठ के लंबवत होगी। ठीक है बच्चों, ये हमारा इन दोनों का आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लें, ठीक है। अब हम लोग जो अगला क्वेश्चन है 2.4, इसमें बच्चों ये जो 2.4 वाला क्वेश्चन है ये विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो पिछले चैप्टर का ये क्वेश्चन है, और ये जो विद्युत क्षेत्र निकालना है ये एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण निकालना है। तो एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है इसका फार्मूला हमारे सिलेबस में ये हटा दिया गया है, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी अब करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फार्मूला डेरिवेशन ही खत्म हो गया। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी नहीं आएंगे, तो ये हम लोग नहीं करेंगे। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2.5। तो इसमें बच्चों जो अगला प्रश्न है 2.5, एक समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है की धारिता 8 पिकोफैरेड है, 1 पिकोफैरेड बराबर 10⁻12 फैरेड है। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए और इनके बीच के स्थान में 6 परावैद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी बच्चों, ठीक है। अब देख लें यहाँ पर, तो सबसे पहले जो कंडीशन दी गई है, एक हमारी समांतर प्लेट संधारित्र है और उसकी प्लेटों के बीच क्या है, वायु है। तो ये हमारा समांतर प्लेट वायु संधारित्र जो हमने बताया था हो जाएगा। इसकी धारिता दी गई है 8 पिकोफैरेड। पिकोफैरेड मतलब 1 पिकोफैरेड मतलब होता है 10⁻12 फैरेड। तो 8 × 10⁻12 फैरेड इसकी धारिता हो गई, ठीक है। तो समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता का फार्मूला क्या होता है, ε0A/d। ए क्या है, ये जो समांतर प्लेट संधारित्र है इसका क्षेत्रफल है, प्लेटों का क्षेत्रफल है ए, और डी क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी। तो हमने मान लिया जो संधारित्र दिया गया है हमें
उसकी प्लेटों का क्षेत्रफल A है और उनके प्लेटों के बीच की दूरी D है, तो इसकी धारिता का फार्मूला क्या बनेगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, और इस एप्सिलॉन नॉट A बाई डी का मान कितना 8×10⁻12 फैराड। ठीक है। अब जो दूसरी कंडीशन बच्चों दी गई है, ये पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन में क्या कहा गया है, ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। दूसरी कंडीशन में कहा गया है कि इसी संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए। ठीक है। तो प्लेटें वही हैं, तो प्लेटों का क्षेत्रफल नहीं बदलेगा, क्योंकि प्लेटें वही हैं तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, वही रहेगा। बस क्या कहा गया है, जो प्लेटें हैं इनके बीच की दूरी आधी कर दी गई, अर्थात ये जो दूरी थी पहले जितनी थी जो भी रही हो हमने डी माना है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, d/2 हो जाएगा बच्चों। तो प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी गई, और अब यहाँ पर प्लेटों के बीच क्या भर दिया गया, एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया, और उसका परावैद्युतांक कितना 6 है, के बराबर कितना है 6 हो गया। तो परावैद्युतांक उसका कितना, जो परावैद्युत पदार्थ भरा गया, परावैद्युतांक 6 का पदार्थ भरा गया है। तो पूछ रहा है नया जो संधारित्र बना, अर्थात इनकी बीच की दूरी आधी करने पर तथा इनके बीच एक 6 परावैद्युतांक का पदार्थ भरने पर जो नया संधारित्र बना हमको हमारा, उसकी धारिता कितनी हो जाएगी। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब इसकी धारिता का फार्मूला हम लोग लिखेंगे, तो C बराबर हम लोग जानते हैं जो हमारा फार्मूला होता है, अगर परावैद्युत पदार्थ उसमें भरा है तो क्या हो जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट, K भी जुड़ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A क्या होता है, प्लेटों का क्षेत्रफल, तो प्लेट का क्षेत्रफल वही है बच्चों जो पहले था, और उनके प्लेटों के बीच की दूरी, तो प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है अब यहाँ पर, ये चीज हम यहाँ लिखेंगे। तो अब यहाँ पर d/2 है, d केवल नहीं लिखेंगे क्योंकि प्लेटों के बीच की दूरी जितनी थी पहले, यहाँ d थी तो d/2 हो गई, यहाँ आधी कर दी गई। ये हमारा इसके लिए फार्मूला बना। तो के बराबर यहाँ क्या रखेंगे, 6 रखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर ये c ना होगी, क्योंकि c हमने किसके लिए लिया है, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी के लिए c यहाँ रखा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, c डैश कर देंगे, तो इसकी धारिता हमारी क्या हो गई, c डैश हो गई। ठीक है। तो c डैश जो हमारा है, k की जगह 6 रखेंगे, 6 परावैद्युतांक है, एप्सिलॉन नॉट A तो नहीं बदला A, और d/2 तो 2 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर 2 और आ जाएगा, और ये आ गया d। ठीक है बच्चों। तो 6 और 2 6 दूनी 12, और एप्सिलॉन नॉट A बाई डी ये हमारा मिल गया C डैश। ठीक, ये हो गया। तो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी का मान यहाँ पर हम देख सकते हैं कितना है, ये 8×10⁻12 फैराड है बच्चों। तो इसी तरह बहुत आसान है, अब इसी का मान यहाँ से रख देंगे, तो ये हो गया 12C, अर्थात ये C का मान है, तो यानी 12 गुना धारिता बढ़ गई। तो C का मान हमारा क्या हो जाएगा, 8×10⁻12 फैराड। ठीक, तो 12 8 96, तो 96×10⁻12 फैराड। ऐसे को लिखेंगे 96, ऋण 12 को हम लोग पिको फैराड लिखते हैं, तो इस छोटा हो गया, ऋण 12 हमारा पिको में बदल गया, तो ये हमारा आंसर आ गया 96 पिको फैराड। तो अब ये देख सकते हैं कितना आसान सा क्वेश्चन था। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, और सारे क्वेश्चन आपको अन्य बुकों में मिलेंगे। जैसे नगीन प्रकाशन की जो बुक है, अच्छी बुक होती है, तो उसमें जिन बच्चों के पास है वो इस तरह से और सारे क्वेश्चन लगाने का प्रयास करें। ठीक है। जिन बच्चों के पास नहीं है वो एनसीईआरटी वाली किताब से ही क्वेश्चन जो दिए गए हैं उनको हल करने का प्रयास करें। बाकी हम यहाँ बता ही रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी वाली किताब में जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कम है, और बिना न्यूमेरिकल लगाए आपकी थ्योरी जो है वो क्लियर नहीं होगी। तो जितना ज्यादा आप न्यूमेरिकल हल करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए वो अच्छा होगा। न्यूमेरिकल लगाने के लिहाज से ही नहीं, थ्योरी के लिहाज से भी वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। तो इसीलिए नगीन प्रकाशन की बुक भी बताई गई है, तो जिनके पास हो या अन्य बुक हो, कोई भी बुक हो, उससे भी न्यूमेरिकल आप लोग हल करने का प्रयास करें। तो बच्चों जो इसमें अगला क्वेश्चन है 2.6, 9 पिको फैराड संधारित्र वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ए, संयोजन की कुल धारिता क्या है। बी, यदि संयोजन को 120 वोल्ट के संभरण का अर्थ है बैटरी या जो सप्लाई लगाएंगे से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा बच्चों। ठीक है।
चलो, तो ये सबसे पहले ये हमने फिगर बनाया है। ए और बी के बीच 3 संधारित्र हैं जिनमें प्रत्येक की धारिता, यहाँ पर एक काम आसान है आपका, जिनकी धारिता सबकी सेम है 9 पिकोफैरेड 9 पिकोफैरेड 9 पिकोफैरेड। तो यहाँ पर C1 C2 C3 ये तीनों का मान क्या सेम है, C1 ये C2 और ये C3। तो अब संयोजन की तुल्य धारिता पूछ रहा बच्चों, तो तीनों मिला के ए और बी के बीच धारिता क्या हो जाएगी। श्रेणी क्रम में हम लोग जानते हैं श्रेणी क्रम है, तो श्रेणी क्रम में ये तुल्य धारिता है, इसके लिए हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। समांतर क्रम में C1 C2 C3 होता है, तीनों जोड़ देते हैं तो 1/c = अब यहाँ पर 9 पिकोफैरेड है, तो यहाँ पर अभी हमको पिकोफैरेड को फैरेड में बदलना कोई जरूरी नहीं, लास्ट में बदलेंगे क्योंकि तीनों में पिकोफैरेड है। अगर अलग अलग होता तो फिर हम बदलते, लेकिन यहाँ पर चूंकि तीनों में है इसलिए हम नहीं बदलेंगे। और जनरली सभी में जो भी माइक्रोफैरेड हो या पिकोफैरेड हो, जितने भी संधारित्र लगे रहेंगे सबकी यूनिट सेम रहेगी आसानी के लिए, ठीक है, तो बदलना नहीं है। तो 1/9 + 1/9 + 1/9, तो एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों, 9 ही आ जाएगा। अब 9 आ गया तो 1 + 1 + 1 ये हो गया 3/9, तो ये 1/c का मान निकल रहा 1/3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहीं पर गलती करते हैं बच्चे। अब 1/c का मान 1/3 है, तो c का मान क्या हो जाएगा, अपोजिट उल्टा कर देंगे, c का मान हो जाएगा 3। अब ये 3 आया फैरेड में नहीं है, किसमें आया, पिकोफैरेड में बच्चों आया। ये किसमें आया है आंसर, पिकोफैरेड में। तो ये पहला हमारा आंसर आ गया, संयोजन की तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, ठीक है, तो क्या लिख देंगे 3 पिकोफैरेड हो जाएगी। तो ये पार्ट ए का जो हमारा आंसर था ये आ गया बच्चों, ठीक, तो इसको आप लोग नोट कर लें। अब हम लोग जो अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है पार्ट बी में वो लिखेंगे, तो अब इसको हम इरेज कर देते हैं। तो अब कह रहा है कि अगर इनके बीच एक 120 वोल्ट की सप्लाई जोड़ दी जाए, 120 वोल्ट की प्लस माइनस, ये जो बैटरी है, ठीक है बच्चों, 120 वोल्ट की है, जोड़ दी जाए सप्लाई, तो अब ये बताना है कि प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना कितना हो जाएगा, ठीक। अब यहां पर हमने बताया था, अगर आपको याद हो, कि यहां पर जो बैटरी जोड़ी जाएगी तो इसी का पोटेंशियल इन तीनों पे डिवाइड हो जाता, बढ़ जाता है, ठीक बच्चों। तो चूंकि यहां पर इनकी धारिता समान है, ठीक है, तो धारिता समान है तो इनकी प्लेटों के बीच विभवांतर भी क्या आ जाएगा, समान आ जाएगा, अर्थात समान रूप से बटेगा। तो अगर डायरेक्ट आप आंसर लगाना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव में अगर आता है तो आप डायरेक्ट यहाँ बता सकते हैं, इसको 3 भाग में बांट दीजिए, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौक 12, 40 वोल्ट तीनों के बीच आ जाएगा। लेकिन कब आएगा, जब इनकी धारिता समान हो। अगर धारिता समान नहीं है बाई चांस, तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे ये चीज हम बता देते हैं। तो एक तो सीधे हमने आंसर बता दिया, अब इसका तरीका जो हमारा जेन्युइन मेथड है वो निकालने का, वो कैसे होता है ये चीज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में आप लोग पढ़ चुके हैं कि श्रेणी क्रम में क्या होता है, तीनों संधारित्रों पर आवेश समान होता है। ये चीज हमने बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि तीनों संधारित्रों पर आवेश समान होगा, किंतु प्लेटों के बीच का विभवांतर अलग अलग होगा। कब अलग अलग होता है, जब ये संधारित्र तीनों अलग अलग धारिता के थे। लेकिन अगर संधारित्र तीनों एक ही धारिता के हों तो तीनों पर आवेश तो समान होता ही हो, चाहे जो केस हो, लेकिन धारिता भी अगर समान है तो प्लेटों के बीच का विभवांतर भी सेम होगा। कब हो, और वो किसके बराबर होगा, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दें, ठीक है, ठीक। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब इसको 40 वोल्ट कैसे आए ये भी निकाल लेते हैं, और वो किसी भी केस में हम यही फॉलो अप करेंगे प्रोसीजर जो अभी हम करने जा रहे हैं, वो चाहे धारिता सेम हो चाहे अलग अलग हो बच्चों, ठीक है। चलो, तो यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों की जो तुल्य धारिता आई वो निकाल लेते हैं। तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा, इन तीनों की जो तुल्य धारिता आई वो क्या आई, ए और बी के बीच कितना फैरेड का बना, तीनों मिला के 3 पिकोफैरेड का संधारित्र हमारा बना, ठीक है, तीनों का मिला के अभी हम लोगों ने देखा। और इसके बीच कितनी बैटरी लगी है, 120 वोल्ट की बैटरी लगी है, ठीक है बच्चों। ये
तो इसको बहुत ध्यान से समझिए, ये आगे किसी भी न्यूमेरिकल में काम आएगा। संधारित्र से जुड़े बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको अन्य बुक्स में मिलेंगे। तो V कितना है? 120 वोल्ट है। ठीक, किसके प्लेटों के बीच है? तो ये जो संधारित्र है हमारा, ठीक, इनकी प्लेटों के बीच बैटरी कितनी जुड़ी है? 120 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है। इसकी धारिता संधारित्र की कितनी है? C 3 पिकोफैरेड है। तो इस संधारित्र पर आवेश कितना आएगा? इस बैटरी के कारण इस पर आवेश कितना आएगा ये निकाल लेते हैं। तो इस संधारित्र पर आवेश कितना आएगा? संधारित्र पर आवेश तो ये आ जाएगा, क्योंकि C इक्वल टू क्या होता है हमारा? Q बाई V। ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे। तो हमको Q निकालना है, तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा? C इंटू V। तो C कितना है? 3 पिकोफैरेड। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? फैरेड में बदलेंगे। 3 × 10⁻12 फैरेड। अब यहाँ बदलना पड़ेगा बच्चों आपको। तो ये हो जाएगा, इसको लिखेंगे 3 × 10⁻12 फैरेड। V कितना है हमारा? 120। तो क्या हो जाएगा बच्चों? 12 × 36 गुणे 1 0 बचा है, तो 10⁻11 कूलाम। ये आगे आवेश, किस पर ये आवेश आया है? इस संधारित्र पर आवेश हमारा कितना आ गया? Q बराबर 36 × 10⁻11 कूलाम आवेश आया इस संधारित्र पर, जो तीनों मिला करके संधारित्र बने। ठीक है बच्चों, तो ये जो आवेश है, यही इतना आवेश ही इन तीनों संधारित्रों पर, जो तीनों को मिला करके इस पर आवेश है ना, तो यही आवेश, क्योंकि बैटरी जो आवेश देगी तो इसे देगी, और इसमें जो है ये बैटरी इस संधारित्र को देगी। ठीक है, तो यही आवेश इन तीनों संधारित्रों पर होगा। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे इस तरह के सवाल हल करते समय। तो पहले हम तुल्य धारिता निकालेंगे। तुल्य धारिता निकाल करके इसी से बैटरी लगी है, तो इस बैटरी ने जितना आवेश दिया, यही आवेश इन तीनों संधारित्रों पर भी होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? यही आवेश तीनों संधारित्रों पर भी होगा। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ C1 है, तो इस पर Q1 भी लिखेंगे। Q1 भी कितना होगा? 36 × 10⁻11 कूलाम। Q2 भी कितना होगा? 36 × 10⁻11 कूलाम। और Q3 भी कितना होगा? 36 × 10⁻11 कूलाम होगा बच्चों। ठीक, तो अब यहां पर आ जाएं, तो C1 और Q1 दोनों मालूम है इस संधारित्र के लिए, तो इसकी प्लेटों के बीच का विभवांतर भी हमें पता चल सकता है। तो अर्थात पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा बच्चों? V1, जिसे हम कहेंगे V1। तो V1 अगर हमको निकालना है, V निकालना है, तो सीधा आ जाएगा। तो V1 = Q बाई C1। तो Q1 बाई C1 इसे कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो Q1 कितना है? 36 × 10⁻11 कूलाम बटे C1 कितना? 9 पिकोफैरेड। तो 9 × 10⁻12, इसको फैरेड बदल देंगे, तो ये कट गया, 9 × 4 = 36, और 10⁻12 ऊपर गया, तो 10⁻12 हो गया, और धन 12 और 10⁻11, तो क्या बचेगा? 10⁻1 बचेगा। तो इसको हम लिख लेते हैं 4 × 10⁻11 × धन को ऐसे लिखते हैं 12। ये हो गया, जोड़ेंगे तो क्या बचेगा? 4 × 10 10⁻1 बच जाएगा, जिसको हम 10 लिखते हैं। तो ये हो गया 40 वोल्ट। अभी हमने बताया था पहले ही कि ये जो आंसर आएगा, इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर कितना आएगा? 40 वोल्ट आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये पहले संधारित्र के लिए कैलकुलेशन है। दूसरे और तीसरे संधारित्र के लिए भी कैलकुलेशन क्या आएगी? सेम आएगी। तो हमको फिर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबके लिए कैलकुलेशन देखते हैं। Q भी सेम है, Q2 भी सेम है, और C2 भी सेम है। तो सभी संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर हमारा कितना आएगा? 40 वोल्ट ही आएगा। तो ये आप लोग नोट कर लें।
ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर आंसर लिख लेंगे कि सभी संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर कितना आएगा, 40 वोल्ट आएगा। ठीक, तो ये तरीका होता है क्वेश्चन को हल करने का। वो चाहे अभी यहाँ पर अगर ये धारिता अलग अलग होती तो हमारा विभवांतर प्लेटों के बीच का अलग अलग आता, लेकिन तीनों की प्लेटों के बीच का विभवांतर जोड़ने पर इसी के बराबर आता बच्चों। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, तो आप लोग इसको नोट कर लें। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोगों ने 2.6 तक क्वेश्चन हल किया है। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग जो शेष बचे हुए क्वेश्चन है इस बुक के वो हल करेंगे। थैंक यू।